Good evening, students. Our today's topic is concept of orbitals. Before understand the term orbitals, we need to understand the term orbit. Orbit is the circular path around the nucleus in which the electron revolve. Orbit is the circular path around the nucleus in which the electron can revolve. Now we are talking about orbital. Orbital is a three-dimensional space in orbit around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. हाँ जी स्टूडेंट्स, लिसन टू मी. इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल स्पेस in orbit around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. See, this is the orbit in which the electron can revolve. But in this orbit, that places in which the electron leaves maximum, जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, that place is called orbitals. In chemistry, we generally use 4 orbitals. They are SPDF. Okay students, we use 4 orbitals generally in chemistry. They are SPDF. S means sharp, P for principal, D for diffuse, and F for fundamental. Okay students, now the next topic is quantum number. क्वांटम नंबर देखो क्या है. क्वांटम नंबर जो नंबर्स हैं, अगर हम इन्हें जनरली बोलें तो दे जस्ट टेल्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्वांटम नंबर्स जो हैं हमें वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं लोकेशन की. आप लोग कहोगे कि मैम लोकेशन कैसी. वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रहते हैं. बट नाउ लिसन टू मी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ योर एड्रेस, अगर कोई आपसे आपका एड्रेस पूछे तो आप क्या बताओगे. आई लिव इन श्री गंगानगर. ठीक है. फिर श्री गंगानगर में किसी एरिया में भी रहते हो, लाइक आई लिव इन इंदिरा कॉलोनी. फिर एरिया में भी कोई आपकी स्ट्रीट नंबर होगी ना, फिर वहाँ जैसे स्ट्रीट नंबर 6. इस तरह से हमारा जो एड्रेस है वो सिर्फ अकेला श्री गंगानगर ही तो नहीं है. श्री गंगानगर में हम कहाँ रह रहे हैं, इंदिरा कॉलोनी में. इंदिरा कॉलोनी में हम किस स्ट्रीट में रह रहे हैं, स्ट्रीट नंबर 6 में. उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्टली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्टली वो कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में. ऑर्बिट इनकी सिटी है एक तरह से. ठीक है. फिर ऑर्बिट में वो रहता है सब शेल में. ऑर्बिट को हम शेल भी कह सकते हैं. सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन रहता है शेल में जिसे उसकी सिटी मान लो. सब शेल वो उसका एक पर्टिकुलर एरिया, और सब शेल में वो रहता है ऑर्बिटल में. ऑर्बिटल उसका क्या है, स्ट्रीट नंबर है या हाउस नंबर है. कहने का मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर लोकेशन चाहिए तो वी नीड क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच डिटरमाइन द लोकेशन, एनर्जी, मेनी थिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बेसिकली अगर आपको लोकेशन पता लगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो उससे बहुत सारी बातें आपको पता लग जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होती है कि सबसे पहले वो किसी पर्टिकुलर शेल में रहता है, फिर सब शेल में रहता है, फिर ऑर्बिटल में रहता है. क्लियर. अब अपने को ये तो पता है शेल क्या होता है, लेकिन सब शेल और ऑर्बिटल ये चीज़ें हमें नहीं पता. सो फॉर दैट वी नीड टू स्टडी क्वांटम नंबर्स. देयर आर बेसिकली there are generally 4
क्वांटम नंबर्स। हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स हैं? 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो हमें क्या बताएंगे? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। ओके स्टूडेंट्स, so let's start with first quantum number, that is principal quantum number. The first quantum number is principal quantum number, जो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? शेल की या ऑर्बिट की, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट है? शेल में। तो इलेक्ट्रॉन किसी शेल में है, ऑर्बिट में, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट डिटरमाइन द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज़ रिवॉल्विंग एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, जिसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4। और हम शेल्स को k, l, m, n एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनसे भी डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसमें लाइन स्पेक्ट्रम्स था, तो वो किसी शेल से, पर्टिकुलर nth शेल से n1 में, n2 में, n3 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर देता है कि किसी भी एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर सकता है। एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि हमने बोर के मॉडल में फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का, E इज इक्वल टू -2π² me⁴ Z²/n²h²। तो वहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो किसी nth शेल में है उसकी हम एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो। ओके स्टूडेंट्स, और किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। 2n² is the maximum number of electron which are present in any shell, और n की वैल्यू वही होगी 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जैसे k के लिए n की वैल्यू 1 होती है तो k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो l शेल होता है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला चलता है। फिर से देख लीजिए, द फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज शेल और ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय k, l, m, n एक्सेट्रा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है, एनर्जी इवेल्यूएट कर देता है, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन बी 2n²। For k shell, maximum number of electron 2, l 8, m 18 and so on. Okay students, now come to the second quantum number, that is azimuthal or secondary quantum number. Azimuthal secondary quantum number, it determines द सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एजीमुथल और सेकेंड क्वांटम नंबर जो है दैट टेल्स अस द सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। The value of small l will be 0 to n-1. This is the formula to find the value of l. It is 0 to n-1. Now see how. Example, n is equal to 1 होगा, so इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि n-1 है, 1 - 1 0 करेंगे तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 0। n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 और 1, क्योंकि 0 तो रहेगा ही, 2 है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। इफ़ n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2, 3। इस तरह से इस फॉर्मूला से हम l की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं इफ़ वी नो अबाउट n। अगर n की वैल्यूज़ हमें मालूम है तो हम l की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। But what are this 0, 1, 2? How we will understand this? Now listen. If the value of L
इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. तो for these values there are particular shells. For example, for L is equal to 0, the subshell is S. For 1 that is P, for 2 that is D, and for 3 that is F. मैं सिर्फ 3 की ही बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है या हमारे जो एलिमेंट्स अब तक फाउंड है उसमें F सबशेल तक ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं. हालांकि नेक्स्ट जी भी हो सकता है लेकिन अभी तक जी के लिए बात नहीं की गई है, इसीलिए वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टिल एफ. नाउ लिसन अगेन. If we have the value of n is equal to 1, we will having only one value of L, that will be 0. For n is equal to 2, L will be having two values, that will be 0, 1. For n is equal to 3, that will be 0, 1, 2. For n is equals to 4, L will be having 0, 1, 2, 3. If the value of L is equal to 0, it means any shell has the subshell S. If the value is 0 and 1, the subshell will be S and P. If the value is 0, 1, 2, the subshell will be SPD. And if the value will be 0, 1, 2, 3, the subshell will be SPDF. Here I am writing कि for K shell में देखो n इज इक्वल टू 1 होता है. n इज इक्वल टू 1 मतलब K shell. तो K shell के लिए एक ही वैल्यू है 0. तो कौन सा सबशेल होगा? S सबशेल. यानी कि K shell में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है S सबशेल. L के लिए अगर हम बात करें तो L के लिए देखो n की वैल्यू 2 होती है, 0 और 1 है, तो यहाँ पर S और P सबशेल होंगे. M shell के लिए वी विल हैव S P D सबशेल. N के लिए वी विल हैव S P D F. Okay students, I hope two quantum numbers are clear very properly. Now there is one thing that I want to tell you. The energy of the subshell in order S P D F. This is the order of energy कि जो S सबशेल है, जो L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी. जिसके लिए L की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी. तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? F का सबसे ज़्यादा, फिर D, फिर P, फिर S. इस अकॉर्डिंगली हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आएगा सबशेल्स की. नाउ द नेक्स्ट मेन थिंग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, कि सबशेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं. इन एनी सबशेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो नाउ लिसन. एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2. पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6. डी में रहते हैं 10 और एफ में रहते हैं 14. अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि कितनी नई नई चीज़ें हैं, क्योंकि ये टॉपिक टोटली नया है, आपने पहले नहीं पढ़ा है. बिल्कुल न्यू थिंग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और आगे 2-3 डेज़ भी हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक चलेगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ. बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. आप एक बार इसकी प्रॉपरली थ्योरी सुन लीजिए. आफ्टर दैट जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और इससे हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आएगा जिसको करने में और भी मज़ा आएगा. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 क्वांटम नंबर्स. द फर्स्ट वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकेंड इज azimuthal quantum number. In the principal quantum number we have done that कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या डिटरमाइन करता है? शेल को. फिर उसके बाद एजीमुथल या सेकेंडरी किसको करता है? सब शेल को. सब शेल के बारे में बात कर ली कि बेसिकली हमारे पास 4 सब शेल हैं. चारों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, चारों कौन कौन से में होंगे, ये चीज़ें हमें लर्न ही होंगी और अभी धीरे धीरे अपने आप लर्न हो जाएंगी. नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि इनको रट्टा मारना पड़ेगा, आराम से लर्न हो जाएंगी 1-2 डेज प्रैक्टिस करने से. ओके स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय M और ML. ओके, बेसिकली हम इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं. जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल. ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल. ओरिएंटेशन का मतलब होता है रोटेट करना. ठीक है.
ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, और ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल किसके बारे में बताता है? हमेशा ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। अब ये जो सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं का ओरिएंटेशन होता है, मतलब वही रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। इसीलिए हमने ये बात यूज़ की कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल को बताता है। सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि ऑर्बिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू देखिए, एम की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू हमारे पास होती है -L2 + L। This is the formula to find the value of m magnetic quantum number, that is -L2 + L। देखो अब कैसे, अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है, इफ़ वी हैव L = 0, तो हमारे पास m की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0, क्योंकि -0 से +0 जाना है और 0 कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव नहीं होती, तो 0 ही आएगा। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो मेरे पास कौन सा सबशेल है? मेरे पास है एस सबशेल। और m की वैल्यू 0 होने का मतलब 1 ऑर्बिटल। एक वैल्यू आ रही है तो 1 ऑर्बिटल, 2 वैल्यू आएंगी तो 2 ऑर्बिटल, 3 वैल्यू आएंगी तो 3 ऑर्बिटल, इस तरह से चलेगा। तो इसका मतलब इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे? सिर्फ 1, यानी कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर? जिसका नाम होता है एस ऑर्बिटल। सेकेंड आ जाइए, L = 1। अब जब L = 1 होगा तो -L से लेकर +L तक जाना है, यानी कि -1, 0, +1। अब m के लिए कितनी वैल्यूज़ हैं मेरे पास? 3 वैल्यूज़ हैं, यानी कि L = 1, यानी कि मेरे पास p सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? 1, 2, 3। दैट विल बी 3 ऑर्बिटल्स। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनके नेम भी होते हैं px, py, pz। जो x में रोटेट करता है उसे px कहते हैं, जो y में रोटेट करता है उसे py कहते हैं, जो z में रोटेट करता है उसे pz कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इनके लिए जो वैल्यू होती है m की वो फिक्स होती है, जैसे कि px के लिए m की वैल्यू 0 ही होती है ऑलवेज, py के लिए m की वैल्यू +1 होती है ऑलवेज, और pz के लिए m की वैल्यू -1 होती है। ये सब चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन में हमें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे L = 2। अगर L = 2 है तो हमारे पास कौन सा सबशेल होगा? दैट विल बी D। फॉर दैट m की वैल्यू आएंगी -2, -1, 0, 1, 2, यानी कि देयर आर 5 वैल्यूज़। तो D सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे मेरे पास? 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और इन 5 ऑर्बिटल्स के नेम भी मैं राइट करके दे रही हूँ आपको। द नेम्स आर D, Z², D, XZ, D, YZ, D, X² - Y² एंड D, XY। इनके लिए भी m की वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। इसके लिए m = 0 होता है, इसके लिए m = +1 होता है, इसके लिए m = -1 होता है, m = +2 और m = -2। ये सब वैल्यूज़ इसके लिए बेटा क्या होती हैं? क्लियर होती हैं या फिक्स होती हैं, जिन्हें हमें लर्न करना होता है। पर ये चीज़ें हमें कम पूछी जाती हैं। यहाँ बेसिकली पोर्शन जो लर्न करना है वो ये करना है कि S में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा एक डायग्राम से बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, S सबशेल, S सबशेल में एक ऑर्बिटल है मतलब एक घर। P सबशेल, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल है मतलब 3 घर। D सबशेल, D सबशेल में 5 हैं तो 5 घर। इसी तरीके से F की अगर वैल्यू निकालोगे तो F में 7 आएंगे।
7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। लेकिन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2। यानी कि एस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, अभी पीछे बात की थी तो 2 आ जाएंगे। पी में 6, तो इसीलिए 3 घर हैं, 2 2 2 रह जाएंगे। डी में भी 2 2 के पेयर से रहेंगे तो 10 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर इतने इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन ऑर्बिटल्स में फिक्स हो जाते हैं। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉक्स बराबर एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स बराबर एक ऑर्बिटल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द लास्ट एंड फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, शेल में, फिर कहाँ रहता है, सब शेल में, फिर कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में। अब रह क्या गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अब ये देखना है कि जब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को बिठाएंगे तो वो आपस में लड़ेंगे तो नहीं। सिंपल सी बात है, घर में 2 भाई हैं, वो भी हर चीज़ के लिए लड़ते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 जनों को बिठा रहे हैं तो वो लड़ेंगे तो नहीं। तो उसके लिए भी एक सिस्टम करेंगे हम। कैसे, देखो, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं ms या s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं। कैसे बिठाओगे, एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब सुनो क्या होता है। हमने अब तक ये बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने स्पिन पे, अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, स्पिन करता है। तो जब वो स्पिन करता है, अब एक ही ऑर्बिटल में 2 बंदे बैठे हैं, अब एक कहेगा मेरी तरफ चल, दूसरा कहेगा मेरी तरफ चल, तो सिस्टम ही हो गया, एक क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉक चलेगा, दोनों अपने हिसाब से चलेंगे। यानी कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है उनमें से एक का स्पिन होता है +½ दूसरे का होता है -½ एक अगर क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। और कभी भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होंगे तो वो हमेशा इसी तरीके से होंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कभी भी आप ये चीज़ मत राइट कर देना, ये गलत है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं हो सकता। एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक का +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर द स्पिन क्वांटम नंबर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो टोटली इससे रिलेटेड है। अगर हमें ये टॉपिक आएगा तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।